हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हिस्ट्री की जो हमारी क्लासेस चलती आ रही है उसमें हमने देखा था लास्ट क्लास में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई थी, कौन सा वंश पहला वंश था, जो कि हमने कवर किया है कि स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश। हमने देखा है कि टोटल 5 डायनेस्टीज़ थी, ठीक है, टोटल 5 वंश थे, 5 साम्राज्य थे किसके अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर, ठीक। जो कौन कौन से थे, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश आया था, वो हमने देख लिया है। उसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रूलर्स थे या जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो हमने सब उसमें कवर कर लिया था। जिसमें हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था या फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का। रियल फाउंडर की बात की जाए तो वो था इल्तुतमिश। वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिएगा। इल्तुतमिश के बाद हमने देखा था कि उसकी जो पुत्री थी रज़िया सुल्तान, वो गद्दी पर बैठती है और फर्स्ट मुस्लिम वुमेन शासिका बनती है वो। उसके बाद हमने देखा कि अगला जो इम्पोर्टेंट रूलर था वो था बलबन, और लास्ट था कैमूर्स, ठीक, जो कि किसका ही पुत्र था, कैकुबाद का पुत्र था और उसकी हत्या कर दी जाती है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा हत्या कर दी जाती है कैमूर्स की। और तब जलालुद्दीन खिलजी, जिसका असली नाम है फिरोज़ खिलजी, उसके द्वारा खिलजी वंश की नींव रखी जाती है। यानी कि फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी कौन हुआ, जलालुद्दीन खिलजी। इसका असली नाम था फिरोज़ खिलजी। और जब ये गद्दी पर बैठता है तब ये टाइटल एक्सेप्ट करता है जलालुद्दीन का, तो इसका पूरा नाम हुआ जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। अगर एग्जाम में फिरोज़ खिलजी पूछा जाए तो वही जलालुद्दीन खिलजी भी है, ठीक। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो हम खिलजी डायनेस्टी को पढ़ेंगे। स्लेव डायनेस्टी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें थी, वो उस वीडियो में बताई गई है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो वो भी आप देख लेना, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। दिल्ली सल्तनत का हम जो दूसरा टॉपिक करने वाले हैं, स्लेव डायनेस्टी के बाद का जो डायनेस्टी था वो था खिलजी डायनेस्टी, जिसका सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर था, सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड पूरे दिल्ली शासनकाल में, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में सबसे जो छोटा पीरियड था वो था खिलजी डायनेस्टी का। खिलजी डायनेस्टी में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर था वो था अलाउद्दीन खिलजी का। पूरे 30 वर्ष के शासनकाल में अकेले अलाउद्दीन खिलजी का ही 20 वर्ष का शासनकाल था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट रूलर होगा। इसमें केवल 3 इंपॉर्टेंट रूलर हैं, ठीक, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक। तो एक है आपका जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी और तीसरा है मुबारक शाह खिलजी। ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। हम आज जितने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हम सभी कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और इसके अलावा आप नोट ज़रूर बनाइएगा, शॉर्ट में ही मैंने लिखा है, हम बात करेंगे डिटेल में एक रिवीजन मोड पे, ठीक है। तो आप पेन कॉपी लेके बैठिए, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आप उसे तुरंत नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। स्टेट एग्जाम हो चाहे वनडे एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। तो बिना देरी के चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। स्लेव डायनेस्टी के बाद दूसरा जो डायनेस्टी आया वो था खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, जिसका कब से था, 1290 से 1320। अगर यहाँ शाइन हो रहा हो आपको तो मैं बता देती हूँ, ये 1290 लिखा हुआ है, लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो 1290 से लेके 1320, 1290 से लेके 1320, यानी कि 30 वर्ष का शासनकाल हुआ, जैसे मैंने आपको बताया। अब उसमें जो पहला शासक था या जो फाउंडर था, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसका आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी, जिसका असली नाम क्या था, फिरोज़ खिलजी। और देखिए मैंने लिखा है इसका टाइम पीरियड 6 साल का था। ये बहुत कम टाइम के लिए बैठता है गद्दी पे, 6 साल के लिए, और इसे बूढ़ा शासक भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये गद्दी पर बैठता है तब इसकी उम्र 70 साल हो चुकी होती है। इस कारण ये क्या रहता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट रूलर नहीं रहता है, ठीक है, बूढ़ा हो चुका रहता है, 70 साल का रहता है जब ये गद्दी पर बैठता है, ठीक। तो इसे ही बूढ़ा शासक के रूप में भी जाना जाता है। उसके अलावा फिरोज़ खिलजी जब गद्दी पर बैठता है तो वो कौन सा टाइटल एक्सेप्ट करता है, जलालुद्दीन खिलजी का, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, जिसका टाइम पीरियड था 1290 से 96 तक, 6 साल का। संस्थापक यानी कि फाउंडर हुआ, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। सत्ता स्थापित करके जलालुद्दीन उपाधि धारण की थी इसने। सेकंड पॉइंट, उदारवादी था, सभी धर्मों का सम्मान करता था, यानी कि जेनरस व्यक्ति था, दया भावना थी इसके अंदर, ठीक है। ये ऐसा एक शासक था, यह दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो कि मानता था, जो हिंदुओं को भी इम्पोर्टेंस देता था, ठीक है। और क्या मानता था वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप ये याद रखिए कि एक उदारवादी नेचर का था ये, ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान करता था। फर्स्ट सुल्तान टू हैव बेनेवलेंट
टॉलरेंट एटीट्यूड टुवर्ड हिंदूज़ के प्रति, ठीक है, जो हिंदू थे उसके प्रति उदारवादी इसका रवैया रहता है। ठीक, ये बहुत हार्श पनिशमेंट देने में बिलीव नहीं करता, मतलब बहुत कठोर दंड देने में ये बिलीव नहीं करता था। इसकी जो पॉलिसी थी वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर वाली थी। ठीक, तो फर्स्ट सुल्तान ऐसा पहला ये शासक था जिसका जो हिंदुओं के प्रति, जैसा मैंने बताया, एक अच्छा रवैया था। ठीक, मेजर, और ये क्या बिलीव करता था, इसने क्या स्टेटमेंट दी थी कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया वेयर हिंदूज, इट कुड नॉट बी अ ट्रूली इस्लामिक स्टेट। जैसा कि इसे ऐसा लगता था कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो उस समय पर क्या थी, भारत की जो संख्या थी, जनसंख्या थी, उसकी मेजॉरिटी क्या थी, हिंदुओं की थी। तो यह मानता था कि जैसा कि इंडिया में हिंदूज़ की मेजॉरिटी ज़्यादा है तो ये पूरी तरीके से एक इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकता, यह मानता था। जबकि जो दूसरे शासक थे वो हमेशा क्या चाहते थे, इसे इस्लामिक स्टेट कन्वर्ट करना। ठीक, तो ये ऐसा शासक था जो खुल के इसने बताया था कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, हिंदूज़ हैं। ठीक है, तो इट कुड नॉट बी अ ट्रूली इस्लामिक स्टेट। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अवॉइडेड हार्श पनिशमेंट, कठोर दंड देने में विश्वास नहीं रखता था, उदारवादी इसका नेचर था। ठीक है, इसके बाद क्या हम देख सकते हैं कि किल्ड बाई अलाउद्दीन खिलजी, इसी के दामाद और नेफ्यू यानी कि भतीजा। अलाउद्दीन खिलजी क्या था, जलालुद्दीन का ही दामाद था। अपनी पुत्री का विवाह इसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ कराया। ठीक है, और ये इसका भतीजा भी था, तो ये इस प्रकार का रिश्ता था इसका जलालुद्दीन खिलजी के साथ। अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन ने कहाँ भेजा था, देवगिरी भेजा था। ठीक है, देवगिरी में लूटपाट करने के लिए, वहाँ अटैक करने के लिए भेजा था, जिसमें ये सक्सेसफुल हो जाता है, आगे देखेंगे वो। ठीक है, उसके बाद ये जो अलाउद्दीन खिलजी है वो गद्दी पर बैठने के पहले यहाँ देवगिरी में अटैक कर चुका रहता है। ठीक है, तो गद्दी पे बैठने के पहले वाला अटैक अगर अलाउद्दीन खिलजी का पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, देवगिरी का अटैक था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था। चलिए, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली कि यह संस्थापक था। उसके अलावा इसका नेचर क्या था, उदारवादी नेचर था इसका। ठीक है, और इसकी हत्या किसने कर दी रहती है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसकी हत्या कर दी रहती है। नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज का शासक जो हम देखेंगे वो है अलाउद्दीन खिलजी, जिसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, 20 ईयर्स का। मैंने आपको बताया कि 30 में से 20 साल तो इसी ने ही राज किया है। तो 1296 से 1316 तक कौन राज करता है, कौन गद्दी पर बैठता है, अलाउद्दीन खिलजी बैठता है। ये अपना कैपिटल, अपनी राजधानी किसे बनाता है, सीरी को। ठीक, सीरी को ये अपनी राजधानी बनाता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जस्ट अपोजिट रहता है अपने चाचा से। ठीक है, जो जिसका ये भतीजा रहता है जलालुद्दीन। ठीक है, उससे जस्ट अपोजिट रहता है। किस तरीके से अपोजिट, जितना ये उदारवादी था उतना ये क्रूर शासक था। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे इसने कार्य किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही एम्बिशियस था। एम्बिशियस मतलब कि क्या हुआ, बहुत महत्वाकांक्षी शासक था ये। ठीक है, इसे कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से रखना है, लैंड रेवेन्यू के केस में बहुत इसने काम किया। ठीक है, तो बहुत सारी पॉलिसीज इसकी बहुत अच्छी भी थी, लेकिन नेचर अगर देखा जाए तो ये जस्ट अपोजिट था इससे। जहाँ ये उदारवादी नेचर का था जलालुद्दीन और कठोर दंड में विश्वास नहीं रखता था, वहीं अलाउद्दीन खिलजी कैसा शासक था, ये कठोर दंड देता था। जो भी इसके ओपोनेंट थे, ठीक है, या इसके अगेंस्ट में कहीं ये सुनता था कि किसी ने बोला है तो बहुत हार्श पनिशमेंट देता था ये। ठीक है, तो बहुत ही क्रूर प्रकार का ये शासक था। इसका टाइम पीरियड कितना था, 1296 टू 1360। नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए, इसका असली नाम क्या था, अली गुरशाप। ठीक है, इसका असली नाम था अली गुरशाप। अली गुरशाप अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम था। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था तो अली गुरशाप था। ठीक है, बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। जलालुद्दीन के विपरीत, जैसा मैंने बताया, जस्ट इसके ऑपोजिट था और कड़ी दंड का प्रावधान देता था, लेकिन जलालुद्दीन नहीं देता था। ठीक है, तो इसकी जो नीति थी वो किस पे थी, बलबन की जो नीति थी, ठीक है, उस पर कई हद तक ये मतलब मैच करता था इससे। ठीक है, जैसा बलबन भी क्या था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो कोर्ट है, ठीक है, वहाँ पे मदिरा पान नहीं करना है। ठीक है, वाइन नहीं लेना है। सेम यही अलाउद्दीन खिलजी का भी पॉलिसी था कि कोर्ट में कोई भी वाइन नहीं लेगा। ठीक है, ड्रिंक नहीं करेगा। और ये अपने नोबल्स की, कोई भी जो इसके नोबल्स होते थे वो इसके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं, इसके लिए किस बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम ये बना कर रखा था। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमने ये 3 पॉइंट्स कवर कर लिए मेन। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट काम थे अलाउद्दीन खिलजी के। तो सबसे पहले तो उसने लूटपाट मचाया था देवगिरी में। ठीक है, किसके कहने पे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसे भेजा था और उसके कहने पे 1296 में ये देवगिरी को लूटता है, वहाँ पे अटैक करता है। उस समय पर वहाँ के राजा कौन थे, रामचंद्र थे। ठीक है, रामचंद्र वहाँ के राजा थे।
ये हम आगे देखेंगे। वैसे चलिए, तो इसने क्या क्या कार्य किए वो हम देख लेते हैं। सबसे सैन्य व्यवस्था, चलिए सबसे पहले है रिफॉर्म्ड आर्मी। आर्मी को इसने रिफॉर्म्ड किया, यानी कि सैन्य व्यवस्था, ठीक है, बहुत सुधार लाई इसने सैन्य व्यवस्था में। उसके अलावा देखिए मार्केट कंट्रोल सिस्टम, यानी कि बाजार नियंत्रण प्रणाली, इस पे इसने कार्य किया था, ठीक है। फादर ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक इसे कहा जाता है, ठीक। इसके बाद इसके जो अटैक है उसके बारे में लिखा हुआ है। हम चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं कि इसने आर्मी को रिफॉर्म किया, ठीक है। इसके पहले तक जो आर्मी रखे जाते थे वो सैलरी बेसिस पे नहीं थे, इसने उसे सैलरी देना, ठीक है, कैश में सैलरी देना, मतलब कि कैश में नगद राशि देना इसी ने शुरू किया था, ठीक है। किस तरीके से इसने आर्मी को रिफॉर्म की? ये पहला ऐसा शासक था जो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी लेकर आता है। परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी क्या होगा? स्थायी सेना प्रणाली, यानी कि इसके पहले तक अगर कोई सेना रखता था तो वो कैसा था कि जब ज़रूरत पड़ती थी तब सेना रेडी हो जाती थी, ठीक है। जब तब लोग आते थे, वो जो मतलब जो वॉर में लड़ेंगे, बैटल्स में शामिल होंगे, ठीक है, तब आते थे। इसने क्या किया था? एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी और उसे फिर नगद में सैलरी देना, ये सिस्टम शुरू किया था। इसके लिए उसने हुलिया सिस्टम भी स्टार्ट किया था और डाक प्रथा भी शुरू की थी, ठीक, जो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हमने एक बार फिर से आप याद कर लीजिए कि परमानेंट, पहले तो इसने सैन्य व्यवस्था की, उसमें क्या क्या हुआ? परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी लाने वाला कौन सा प्रथम शासक था? जो परमानेंट स्टैंडिंग, नाम से आप समझ सकते हैं ना, स्थायी सेना प्रणाली, जो स्थायी सेना रहेगी वो कौन शुरुआत किया था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। फर्स्ट वन टू पुट आर्मी ऑन सैलरी बेसिस, ठीक है। ऐसा पहला शासक था जो कि आर्मी को किस बेसिस पे रखता था? सैलरी बेसिस पे। और उनकी जो भर्ती की प्रक्रिया थी, ठीक है, वो कैसी थी? मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू वो रखता था, ना कि वंश की, ठीक है, ये इसके वंश का है तो ये रहेगा वो रहेगा, ऐसा नहीं। वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू रखा जाता था ताकि जो काबिल व्यक्ति है उसे ही आर्मी में शामिल किया जाए। इसके लिए वो कौन कौन से क्या चीज़ उसने लॉन्च की? एक डाक प्रथा और एक हुलिया प्रथा, ठीक है। डाक प्रणाली और हुलिया में क्या था? ये जो आर्मी थी, ठीक है, उनको यूनिफॉर्म ठीक है, यूनिफॉर्म रहता था, यूनिफॉर्म बेस्ड उनका रहता था। उसके अलावा उनका जो कद काठी था, ठीक है, जो भी उनकी पर्सनैलिटी थी, सब क्या रिपोर्टेड रहती, ठीक है, सब मेजर्ड रहती थी, सब लिखा हुआ रहता था यानी उनके पास, ठीक। तो इससे क्या होता था कि एक परमानेंट स्टैंडिंग, मतलब वो केपेबल हैं, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू हुआ जा रहा था, मतलब वो सब केपेबल थे, इसलिए जितने बैटल्स लड़ता था सब में इसकी जीत होती थी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म टू आर्मी बहुत हद तक इसने क्या की? सैन्य व्यवस्था अच्छे से रखी थी। तो उस कारण इसने हुलिया अडॉप्ट किया था, यानी कि आर्मी को लेके उनको यूनिफॉर्म देना, उनकी कद काठी, सब चीज़ का मेजरमेंट वगैरह रहता था। उसके अलावा दाग, इंस्क्रिप्शन ऑन हॉर्सेस पे, मतलब कि घोड़ों पर, ठीक है, घोड़ों पर दाग प्रणाली शुरू की। इसमें क्या होता था? जो घोड़े हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी कि वो कितना फिट है ये देखने के लिए, ठीक है, कि वो घोड़ा कितना फिट है ये देखने के लिए सबका एक मेजरमेंट किया जाता था और वो सब रिकॉर्ड रहता था, ठीक। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि डाक सिस्टम और हुलिया सिस्टम लाने वाला शासक कौन था या सैन्य व्यवस्था में क्या क्या सुधार की गई, तो ये सारी सुधार लाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मार्केट कंट्रोल सिस्टम, यानी कि बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली लाने वाला व्यक्ति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। इसमें क्या होता था? देखिए, कोई भी जो एसेंशियल चीज़ हम बोलते हैं, जो ज़रूरी सामान हो, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हो, ज़रूरी सामान हो, उसका रेट, ठीक है, उसका जो रेट है वो बढ़े ना, वो एक नॉर्मल, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया था इसने रेट कि हाँ ये एक नॉर्मल रेट रहेगा और इस रेट पे ही सब भी बेचेंगे। तो इससे क्या था? उसने मार्केट पे कंट्रोल बना लिया था, ठीक है, जो बाजार पे उस पर नियंत्रण बना लिया था कि कमोडिटीज़ की जो वैल्यू है वो फिक्स थी, ठीक है, जितनी उसकी वैल्यूज़ थी वो फिक्स कर दी जाती थी कि इतनी ही रहेगी और वो उतनी रहती थी, ठीक। इसके अलावा वो और क्या काम करता था? वो मार्केट को डिवाइड कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, जो क्लोथ मार्केट है वो अलग था, ठीक है, कपड़ा वाला जो बाजार हो गया वो अलग होता था, खाद्य पदार्थ के लिए जो था बाजार वो अलग था। तो इस प्रकार उसने बाजार का विभाजन किया, ठीक है, सारी प्राइस जो थी वो फिक्स कर दी, कमोडिटी जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसके ऊपर प्राइस फिक्स कर दी, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का क्या मतलब उनके साथ गलत व्यवहार मत हो, ठीक है, लोग हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये इसने काम किया। उसके बाद देखिए एक और चीज़ है इसमें मार्केट कंट्रोल सिस्टम में कि ये भंडारण के लिए भी, ताकि कल के दिन अगर बाढ़ आती है या कुछ भी विपदा होती है, ठीक है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होती है तो क्या होता है? प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है किसी भी चीज़ों का। तो वो उस टाइम भी प्राइस बराबर रहे, उस टाइम भी प्राइस बढ़े मत, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम आप एसेंशियल कमोडिटीज़ का रेट फिक्स रख सको, है ना। तो उस टाइम पे, ऐसे टाइम पे जब नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं
उस टाइम पे भी प्राइस मत बढ़े, ठीक है, उसी प्राइस पे फिक्स रहे, उसके लिए इसने क्या किया था, भंडारण की क्षमता, मतलब भंडारण वाला एक गोदाम था, ठीक है, तो उसकी व्यवस्था इसने की थी ताकि जो भी चीज़ें उसका भंडारण भी होता रहे, ताकि समय आने पर प्राइस बढ़े मत। तो इस तरह से इसने मार्केट पे पूरा एक कंट्रोल कर लिया था, आर्मी रिफॉर्म कर ली थी। टैक्स को लेके अगर बात की जाए तो टैक्स इसने बहुत हद तक बढ़ा दी थी, ठीक है। फर्स्ट रूलर टू फिक्स लैंड रेवेन्यू इन कैश, लैंड रेवेन्यू को भी कैश में देना पड़ेगा, ये चीज़ इसने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू को भी कैश में उसने फिक्स कर दिया था, ठीक है। टैक्स में अत्यधिक वृद्धि कर दी, 50% की वृद्धि कर दी थी, ठीक है। उसके अलावा 2 टाइप ऑफ टैक्स इसने इंट्रोड्यूस किया था, घर ई और चर ई। क्या था, ये नाम से ही क्लियर है। घर ई मतलब जो हाउसेस के ऊपर टैक्स देने होते हैं, जैसे कि हम आज भी देते हैं, तो जो हाउसेस के ऊपर टैक्स देने होते हैं वो घर ई था। और चर ई की बात अगर की जाए तो एनिमल्स ग्रेजिंग, मतलब जो गाय भैंस है, जो भी एनिमल्स हैं जो ग्रेजिंग करते हैं फील्ड पे, ठीक है, तो उसके ऊपर, ठीक है, उनके चरने के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था, वो चर ई था, ठीक है। तो ये 2 तरह की नई टैक्स और इंट्रोड्यूस की गई। उसके अलावा लैंड रेवेन्यू भी कैश में देना गया और 50% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो ये सारा इसका टैक्स सिस्टम था, आर्मी का सिस्टम था और मार्केट कंट्रोल इसने किया इस प्रकार से। उसके अलावा फादर ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक अगर पूछा जाए, फादर ऑफ द पीडीएस पूछा जाए तो कौन होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ये क्या था, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि उसके भंडारण के लिए वो क्या करता था, गोदाम बनवा के रखा था, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें स्टोर भी होती जाएं। तो ये था आपका फादर ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है, सक्सेसफुली रेसिस्टेड मंगोल इन्वेशन 12 टाइम्स, ठीक है। मंगोल का जो अटैक होता था भारत पे, उससे इसने कितने बार, 12 बार उससे बचाया है, और हर बार इसने क्या किया, मतलब बचा के ही रखा था कि इंडिया पे अटैक ना कर पाए मंगोल्स, ठीक है। राजधानी सीरी को बनाया, जैसे मैंने बताया था, प्लंडर्ड देवगिरी 1296 में। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1296 पे ये शासक बना था, ठीक है। तो उसके पहले जस्ट इसने क्या किया था, देवगिरी पे अटैक किया था, किसके कहने पे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मतलब कि जब ये उसके अंडर था उसी के टाइम पे ये क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है, देवगिरी पे। तो देवगिरी पे पहला अटैक पूछा जाए या प्लंडर लूटपाट की जाए तो वो कब हुआ था, 1296 में, जब ये शासक नहीं बना था। और शासक बनने के बाद का इसका जो पहला अटैक होता है वो होता है गुजरात के ऊपर, ठीक। तो चलिए, प्लंडर देवगिरी 1296 में। फर्स्ट रूलर टू कॉन्क्योर साउथ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला रूलर जो कि साउथ इंडिया को कॉन्क्योर कर देता है, ठीक है, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत को कॉन्क्योर करता है, वो पहला शासक भी कौन होगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उसने बहुत सारा एरिया कॉन्क्योर कर लिया था और इसी कारण वो खुद को सिकंदर, दूसरा सिकंदर के नाम से जाना मतलब कि जाना जाए, ये उसे पसंद था, ठीक है, और ऐसा उसने किया भी था। खैर, तो चलिए हमने अभी ये देखा कि फर्स्ट रूलर टू कॉन्क्योर साउथ इंडिया एंड अटैक्ड देवगिरी, फिर से देवगिरी पे अटैक, जब ये शासक बन जाता है उसके बाद अटैक कब होता है देवगिरी पे, दोबारा 1308 में, ठीक है। चलिए 1308 में ये जो अटैक किया जाता है, सबसे पहले तो इसने खुद 1296 में किया रहता है देवगिरी पे अटैक, है ना, रूलर बनने से पहले, गद्दी पर बैठने से पहले। उसके बाद का जो उसका अटैक था वो हम अभी नीचे देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात होती है देवगिरी 1308, दोबारा जो अटैक होता है 1308 में, वो किसके द्वारा किया जाता है, वो अलाउद्दीन खिलजी का ही एक मलिक कफूर था, ठीक है। कौन था, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके कहने पे ही मलिक कफूर, जो आर्मी है वो किसके द्वारा लीड की जाती है, मलिक कफूर के द्वारा की जाती है, ठीक। और ये जीत इसकी ही होती है। मलिक कफूर कौन था, चलिए वो देखते हैं अब। मलिक काफूर, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, हज़ार दिनारी के नाम से, ठीक है। जब ये गुजरात पे आक्रमण करने गया था, जब अलाउद्दीन गुजरात पर आक्रमण करने जाता है और वहाँ की जो रानी रहती है उनके साथ ये विवाह भी करता है, तो ये पहला ऐसा रूलर था जिसने किसी एक हिंदू रानी के साथ भी विवाह की, ठीक है। चलिए, तो वहाँ उस पे जब ये गुजरात पे अटैक करता है तो वहाँ उसे और कौन मिलता है, वहाँ वो किसे खरीदता है, मलिक कफूर को खरीदता है, और 1000 दिनार देकर उसे बदले में वो खरीदता है। इसीलिए मलिक कफूर को, जिसका असली नाम मलिक मणि भी रहता है, मलिक मणि था, ठीक है, तो मलिक मणि को मलिक कफूर के नाम से जाना जाता है और 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो जब ये गुजरात पे अटैक करने गया उसी टाइम ये मलिक कफूर को वहाँ से खरीद कर लेके आता है, ठीक है। उसे अपना कमांडर बनाता है, ट्रेन करता है, ठीक, ट्रेन करके कमांडर बनाता है और बहुत ही उसके क्लोज हो जाता है मलिक मणि, ठीक है, मलिक काफूर। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है तो उसमें रणवीर सिंह यही कैरेक्टर प्ले करता है, ठीक है। जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर रहता है वो अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर रहता है, उसमें मलिक कफूर के बारे में भी दिखाया गया है, ठीक है। और जो उसने चित्तौड़ पे हमला किया था, ठीक, वो सब भी उसमें दिखाया गया है। तो अगर आप मूवी देखे होंगे तो बहुत अच्छे से इससे रिलेट कर पा रहे होंगे।
चलिए, तो आर्मी लेड बाई मलिक कफूर के द्वारा, ठीक। मलिक कफूर क्या हुआ, जैसा मैंने बताया उसका नाम मलिक मणि भी रहता है असली नाम, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, 1000 दिनारी, क्योंकि वो 1000 दिनारी के बदले खरीदा जाता है, ठीक। फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू मैरी हिंदू क्वीन, ठीक है, पहला ऐसा मुस्लिम रूलर था जिसने हिंदू रानी से शादी की, कब, कमला बाई से, जो कि किसकी, गुजरात के राजा, ठीक है, वाइफ ऑफ गुजरात राजा, गुजरात के जो किंग थे करण राय, ठीक, उनकी वाइफ के साथ वो शादी करता है। कौन से ईयर में, 1299 में, ठीक है। तो 1299 में किस पे हमला होता है, गुजरात किंग में। अब अगर पूछा जाए कि सबसे पहला इसका अटैक कौन सा है, तो गुजरात का अटैक होगा। कब, जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ जाता है, उसके शासन काल में उसका पहला अटैक किस पे हुआ, गुजरात पे हुआ। सीक्वेंस एक बार हम और रिवाइज कर लेंगे। अभी आप इसको ध्यान दीजिए कि पहला अटैक कौन सा होता है, गुजरात के ऊपर होता है। अभी हमने देखा कि देवगिरी के ऊपर भी अटैक, पर वो कब हुआ था, जलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा होता है, ठीक, तब उसके कहने पे, मतलब तब उसके शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पे अटैक करता है, ठीक है। तो जब वो गद्दी पर बैठ जाता है तब वह कहाँ अटैक करता है, गुजरात पे। और गुजरात के जो किंग थे करण राय, उस टाइम कौन थे, करण राय, उनकी वाइफ के साथ, कमलाबाई के साथ इसका विवाह होता है, ठीक है, शादी कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। तो इस तरह वो क्या बन जाता है, फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू मैरी हिंदू क्वीन, ठीक। ये कब की बात है, 1299 की बात है। अब देखिए 1296 हमने देख लिया, 1299 हमने देख लिया। अब 1303 में, ठीक है, 1303 में किससे लड़ता है और किसको डिफीट करता है, किसको हराता है, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को हराता है 1313 में। तो गुजरात का अटैक आपने देख लिया 1299 में, देवगिरी पे जो 2 बार हुआ वो आपने देख लिया। उसके बाद ये क्या करता है, 1303 में चित्तौड़ में, ठीक है, चित्तौड़ पे अटैक करता है। वहाँ के जो राजा थे रतन सिंह, उन पे कब्जा कर लेता है, उनको हरा देता है 1303 में, ठीक है, उसे ऑक्यूपाई कर लेता है एंड रिनेम खिजराबाद, ठीक है। इस जगह को, चित्तौड़ को, अपने बेटे अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा होता है जिसका नाम क्या रहता है, खिज्र खां, ठीक है। तो खिज्र खां के ऊपर ही उस जगह का नाम वो उसे दे देता है, रूल करने के लिए अपने बेटे खिज्र खां को दे देता है वो जगह, और उस जगह का नाम क्या कर देता है, खिजराबाद, ठीक है, खिजराबाद उसका नाम कर देता है, उसको रीनेम कर देता है, ठीक है। इस मूवी में हमने देखा था कि चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, यही दीपिका पादुकोण का इसमें रोल था। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी को एक्वायर करने के लिए भी इसका ये बैटल रहता है, ठीक है। ये इस पे वॉर क्यों किया रहता है, एक और रीज़न इसका ये रहता है, हालांकि इस पे डिबेट हुआ था बहुत, तो उसके बारे में तो हम ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन हाँ, इसने चित्तौड़ की रतन सिंह को डिफीट कर दिया रहता है, ठीक है। उसका नाम क्या कर दिया फिर इसने, खिजराबाद, ठीक है, खिजराबाद। चलिए, उसके बाद क्या होता है, अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर ए शाहनी, रणथंबोर में भी इसकी जीत होती है, ठीक है। उसके अलावा मालवा तो हमने देख लिया, गुजरात हो गया, मालवा हो गया, रणथंबोर हो गया, हर जगह कहाँ पे जहाँ भी ये जाता है इसकी जीत ही होती है। मंगोलियन वर्शन से इसने बचाया था, तो इसलिए इसको क्या कहलाना पसंद था, सिकंदर ए शाहनी, या तो दूसरा सिकंदर खुद को बताने वाला। तो अगर पूछा जाए कि सेकंड, ठीक है, अगर पूछा जाए कि दूसरा सिकंदर जो था, ठीक है, वो कौन से राजा को कहते हैं, कौन से शासक को कहते हैं, तो वो होगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। चलिए, तो इसका ये ध्यान रखिएगा कि अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर ए शाहनी, दूसरा सिकंदर। क्या क्या इसने निर्माण कराया था, क्या क्या इसने बनाया था, अलाई दरवाज़ा, हौज खास, ठीक है, चोर मीनार, जमरियत खाना, मॉस्क्यू और सीरी फोर्ट। अब ये जो अलाई दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा किसका ही एंट्रेंस है, कुतुब मीनार का, ठीक है। कुतुब मीनार हमने देखा ना कि किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया था, ठीक है। तो उसका जो दरवाज़ा है, ठीक है, जो इसके पीछे ही है, वो उसका नाम है अलाई दरवाज़ा। उसका निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा हौस खास, चोर मीनार, ठीक है, जमरियत खाना मस्जिद और सीरी फोर्ट, ये भी किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ठीक है। तोता ए हिंद उपाधि दी थी आमिर खुसरो को। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इसने पैट्रोनाइज किया था, इसने संरक्षण दिया था आमिर खुसरो को, ठीक है। आमिर खुसरो ऐसे थे जो कि 10 शासक, जो दिल्ली पे राज करने वाले 10 शासक थे, ठीक है, उनके काल में उसको संरक्षण मिला हुआ था, ठीक है। तो इसे आमिर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक एक बार आप नोट कर लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए, अच्छा, अगर पूछा जाए कि पद्मावत किसके द्वारा रचित थी, ठीक है, किसने लिखा था, तो मोहम्मद जायसी ने, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था, ठीक है। जिसमें हमने इसके बारे में हम देखते हैं, चित्तौड़ और जो हमने पद्मावत वाली स्टोरी हमने देखी है वो उसमें जिक्र किया गया, ठीक है, बताया गया। तो उसे लिखा किसने था, मलिक मोहम्मद जायसी ने,
ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, गुजरात का जो उसका इंपॉर्टेंट अटैक था वो देख लिया, चित्तौड़ वाला देख लिया, देवगिरी देख लिया, ठीक है। पहला ऐसा राजा था जो कि कहाँ तक कॉन्क्यूर, पूरे साउथ इंडिया को कॉन्क्यूर कर लेता है, ठीक। कहा जाता है कि रामेश्वरम तक पहुँच चुका था, कहा जाता है कि रामेश्वरम तक पहुँच चुका था। चलिए, तोता ए हिंद उपाधि इसने किसको दी थी, आमिर खुसरो को दी थी। इसके बाद, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु होती है तो ये भी कहा जाता है कि ये जो इसका फेवरेट था, ठीक है, जो इसका मालिक कफूर फेवरेट था, जो इसके साथ रहता था दिन भर, ठीक है, उसकी सेवा भी करता था, लेकिन कहा जाता है कि जब ये बीमार पड़े तो उस टाइम पे स्लो पॉइजन देता गया वो, ठीक है, स्लो पॉइजन देता गया ताकि इसके बाद कौन गद्दी पर बैठे, मैं बैठूँ, मालिक कफूर यही चाहता था, ठीक है। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो मालिक कफूर बैठता है, बट वो बहुत कम दिन के लिए, 36 दिनों के लिए ही बैठता है, ठीक है। तो उसके बाद उसका जो पुत्र है, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र है मुबारक शाह, ठीक है, मुबारक शाह, यहाँ आपने जो देखा वो उसके दूसरे पुत्र थे, ठीक है। उसके बाद ये जो मुबारक शाह खिलजी ये गद्दी पर बैठता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई भी शासक खिलजी डायनेस्टी को अच्छे से चला नहीं पाता है, ठीक। सन ऑफ अलाउद्दीन डिक्लेयर्ड खलीफ, यानी कि खलीफा, ठीक है, अपने आप को खलीफा घोषित किया इसने। कौन सा रूलर ऐसा था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया, अगर ये क्वेश्चन आए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसका आंसर होगा मुबारक शाह खिलजी, जो किसका पुत्र था, अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र था, ठीक है। तो खुद को खलीफा घोषित करने वाला, ठीक है। जलालुद्दीन का टाइटल किसने किया था, फिरोज खिलजी ने, ठीक है। सिकंदर ए शाही बोला जाए या दूसरा सिकंदर, अलाउद्दीन, और इसने क्या किया था, खलीफा खुद को डिक्लेयर किया था, ठीक है, किसने, मुबारक शाह खिलजी ने, जो कि किसका ही पुत्र था, अलाउद्दीन खिलजी का। इसने अपने पिता के द्वारा जितने भी हार्श रेगुलेशंस, ठीक है, जितने हार्श पनिशमेंट थी, हार्श रेगुलेशंस थे, उसको सबको कैंसिल किया। तो इसका नेचर तो अच्छा था, अपने पापा से, अपने जो पिता हैं उनके ऑपोजिट था, पर ये एक इनकैपेबल रूलर था। जैसा कि ये महत्वाकांक्षी शासक था, ठीक है ना, एम्बिशियस रूलर था, उस प्रकार ये ऐसा रूलर नहीं था मुबारक शाह। और ये भी कहा जाता है कि वो दरबार में, अपने दरबार में वो कई बार वुमेन की ड्रेस में पहुंच जाता था, ठीक है। तो वो अय्याश किस्म का भी था। तो मुबारक शाह इसलिए वो भी ज़्यादा देर तक नहीं था, कैंसल all harsh regulations of his father but incapable ruler, killed by नसरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है, नसरुद्दीन खुसरो शाह के द्वारा उसकी मौत होती है, ठीक है, उसे मार देता है और फिर नसरुद्दीन खुसरो शाह गद्दी पर बैठता है। तो इस तरह लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी अगर पूछा जाए, सबसे लास्ट रूलर खिलजी डायनेस्टी का, ठीक है, वो कौन था, नसरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। ओनली हिंदू कन्वर्टेड टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, ठीक, जैसा आप इसमें समझ पा रहे होंगे कि ओनली एकमात्र हिंदू कन्वर्टेड जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा, वो कौन था, नसरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। इसे किसने मार दिया, किसने मारा था, किल्ड बाय गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अब आप इसी से समझ जाएंगे एक तुगलक, यानी कि नया जो डायनेस्टी आएगा, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, वो कौन सा होगा, तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी नया डायनेस्टी होगा, इसके बाद आता है, ठीक है, जिसमें कि गियासुद्दीन तुगलक उसका फाउंडर था, ठीक है। और गियासुद्दीन तुगलक किसको मार देता है, नसरुद्दीन खुसरो शाह को, और गद्दी पर बैठता है। फिर जो नया वंश चलता है वो है आपका तुगलक वंश, ठीक। तो अगली क्लास में हम देखेंगे तुगलक वंश क्या था। एक बार हम जल्दी से इसे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी, उसका क्या था पीरियड, 1290 से 1320 तक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी, ठीक है। बहुत उदारवादी प्रकार का ये आदमी था, ऐसा ये व्यक्ति था जो कि हिंदुओं को भी इंपॉर्टेंस देता था, ठीक है, उनकी भी जो सेंटिमेंट्स थी उसको समझता था, ठीक है। तो इसने ऐसा बोला था कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया क्या थे, हिंदू हैं, है ना, तो इट कुड नॉट बी अ ट्रूली इस्लामिक स्टेट, अवॉइडेड हार्श पनिशमेंट। अलाउद्दीन खिलजी जो उसका भतीजा रहता है, उसका दामाद रहता है, वो उसको मार देता है और फिर खुद गद्दी पर बैठता है 1296 में और 1316 तक। तो 20 वर्षों का इसका शासनकाल था, ठीक है। इसका असली नाम अली गुशाप सिकंदर, द्वितीय सिकंदर के नाम से भी इसे जाना जाता है। महत्वाकांक्षी रूलर था, ये हमने देख लिया। रिफॉर्म्ड आर्मी को रिफॉर्म करता है, हुलिया सिस्टम, डाक सिस्टम बनाता है, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, और आर्मी को कैश में पेमेंट, नगद में पेमेंट देने वाला भी पहला ये शासक रहता है। इसके पहले तक उन्हें क्या दिया जाता है, लैंड का छोटा सा हिस्सा दे दिया करते थे, ठीक है, जिसे हम इक्ता सिस्टम भी कहते थे। तो इक्ता सिस्टम को बंद करने वाला भी शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। फर्स्ट वन टू पुट आर्मी ऑन सैलरी बेसिस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते थे, ये मैंने बता दिया। मार्केट कंट्रोल सिस्टम, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता था वो भी मैंने बता दिया, ठीक। तो लैंड रेवेन्यू भी बढ़ा दिया गया था, 50% तक उसे फिक्स कर दिया गया था, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ टैक्स, घरई और चरी, ये हमने देख लिया। फादर ऑफ TDS अगर बोला जाए तो भी अलाउद्दीन खिलजी होगा। मंगोल के इन्वेशन से इसने 12 बार बचाया। इसकी राजधानी सीरी थी। सबसे पहले इसने कहाँ उत्पात मचाया था, 1296 में, ठीक है, जब ये गद्दी पर नहीं बैठा था। गद्दी पर बैठने के बाद इसका पहला कौन सा बैटल रहता है, कौन सा
किसके ऊपर ये कॉन्क्वर करता है, तो गुजरात के ऊपर, ठीक है, जो कि कब हुआ था 1299 में, ठीक है, जहाँ करण राय राजा थे और उनकी जो वाइफ थी कमलाबाई, उसके साथ ही शादी करके पहला शासक बनता है जो कि हिंदू रानी से शादी करता है। वहीं उसने मलिक कफूर को खरीदा होता है 1000 दिनार देकर, इसलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक कफूर को ये जो अलाउद्दीन खिलजी है वो कहाँ भेजता है, देवगिरी में भेजता है। तो आर्मी लेड बाय मलिक कफूर ये कहाँ जाती है, देवगिरी में, और फिर वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं 1308 में वहाँ पे प्लंडर का मतलब कि वहाँ पे अटैक करते हैं, कहाँ पे, देवगिरी में, ठीक है, देवगिरी महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। और इसके अलावा ये पहला ऐसा रूलर भी था जिसने साउथ इंडिया को भी कॉन्कोर किया उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद देखिए चित्तौड़ के राजा, ये भी देख लीजिए कि 1303 में चित्तौड़ राजा रतन सिंह, जहाँ ये पद्मिनी रानी पद्मिनी को पाने गए थे, यह भी कहा जाता है, वहाँ पे ये अटैक करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है उस जगह को, अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखता है उसका नाम। सिकंदर ए शाहनी, ये हमने देख लिया क्या क्या उसने बनवाया था, अलाई दरवाज़ा, हौस खास, शोर मीनार, जमरियत खाना मॉस्को और सीरी फोर्ट। इसके अलावा तोता हिंद की उपाधि आमिर खुसरो को किसने दी थी, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद इसका बेटा बनता है मुबारक शाह खिलजी, जो कि ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है, ठीक, वो अपने आप को खलीफा घोषित करता है। उसने सारे हार्श रेवोल्यूशन कैंसिल कर देते हैं, लेकिन वो एक इनकैपेबल रूलर रहता है, ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है और मार दिया जाता है नसरुद्दीन खुसरो शाह के द्वारा, ठीक है। और खुद नसरुद्दीन खुसरो शाह का मर्डर किसने किया रहता है, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो अगर आखिरी शासक पूछा जाए किस डायनेस्टी का, खिलजी डायनेस्टी का आखिरी शासक, तो क्या हो जाएगा, नसरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है, जिसे मारता है गयासुद्दीन तुगलक, और फिर नया वंश बनता है तुगलक वंश, ठीक है, जो कि हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास समझ आई हो, पसंद आई हो। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे तुगलक डायनेस्टी। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।